हाँ आगे। मैम मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, log 10⁻⁻1 का स्क्वायर और नीचे नहीं, log 10⁻⁻2 का स्क्वायर और log 10⁻⁻1 का स्क्वायर नीचे। अच्छा एक मिनट रुको, गड़बड़ कर दिया कोई। रुको मैं एक बार दोबारा से करती हूँ अपना स्क्रीन शेयर। ओके देखो, यहाँ पे एक्चुअली अपूर्वा का एक क्वेश्चन है जो मैंने कल कराया था। तो बेसिकली जो उसका इनोट सेल बन रहा है, मतलब जो कंप्लीट सेल बन रहा है, मैं डायरेक्ट देखो वो लिख रही हूँ यहाँ पे। अब देखना सारे बच्चे, H2 प्लस 2H प्लस, इसकी कंसेंट्रेशन है 10⁻⁻², इसका प्रेशर दिया हुआ है, गिव्स 2H प्लस प्लस H2, इसका प्रेशर दिया हुआ है, इसका कंसेंट्रेशन। तो नॉन इक्वेशन क्या बनेगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लोग H प्लस का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻1 का स्क्वायर इंटू 0.1, क्योंकि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा? 10⁻⁻2 का स्क्वायर 0.4, यही तो बनेगा। मैम प्रेशर उल्टा नहीं करना है ना? क्यों करना है प्रेशर उल्टा? तो फिर ई इसकी -0, इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू सेम नेगेटिव में नहीं आ जाएगी? तुम इसको सोल्व किया तुमने? हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, आने तो नेगेटिव, आंसर में भी तो सारे नेगेटिव ही दिए हुए हैं बेटा। इसमें अरे सुनो, इसमें हमसे ये नहीं पूछा है कि आपको ई सेल पॉजिटिव निकालना है क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने जिक्र नहीं किया ना, कुछ भी जिक्र नहीं किया। अगर वो पूछता, केस बना के पूछता कि भैया अगर तुम्हारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो बताओ क्या होना चाहिए, बट उसने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, उसने कहा बस सोल्व कर दो। तो जब तुम इसको सोल्व करोगी तो तुम्हारा सी आंसर आ रहा है, माइनस में आ रहा है, 0.041 के आसपास। ठीक है, तो बस यस यही मैम। करना था। मैम वो तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम चाहते हो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो तो C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, और वो भी अलग केस था कि जहाँ पे प्रेशर सेम था, कंसंट्रेशन डिफरेंस था। एक वो केस था जहाँ कंसंट्रेशन सेम था और प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ तो दोनों ही चेंज हो गया। ये तो कंसंट्रेशन वाला सेल का वो भी नहीं है, पहली बात तो केस ही नहीं है। हाँ बोलो बेटा। मैम वो आपने क्या बताया था मैम, मेरे क्वेश्चन का मैम क्लास ली वो भी थी। कौन से वाले क्वेश्चन का? मैम जो मैंने आपको भेजा है ना उसका, मेरा मैम वो 10.84 आ रहा है। तो कितना आ रहा है? 10.84। हाँ मैं एक बार क्लास के बाद लेती हूँ बेटा, तमनप्रीत तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। अभी आगे चलते हैं यस बेटा। मैम। चलो, तो बेसिकली बच्चों आज हमारा रानी आ गई, रानी, रानी आई है क्या? हर्षदा आ गई, जानवी, यस हर्षदा, मैम। जानवी, हाय गिरिजा। देखो, तो बेसिकली आज हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका 5th लेक्चर है, और मैंने तुम्हें बोला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से तुम 12 मार्क्स जो है अपने एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में। हाय जानवी, ठीक है, गुड इवनिंग, मैं तुम्हें याद कर रही थी। सो आज का जो टॉपिक है ना, जो टॉपिक आज और कल वाली क्लास में होगा ना, तुम्हें इतना इजी लगेगा ना, ट्रस्ट में, क्योंकि इसका लेना देना जो हम पहले पढ़ चुके हैं उससे इतना ज्यादा लेना देना उसका नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग पार्ट, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो पार्ट है, एक गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट है और एक कंडक्टेंस वाला पार्ट है। गैल्वेनिक वाला पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, अब हम कंडक्टेंस वाला पार्ट करेंगे, 2 दिन इसमें लगाएंगे, कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगी बहुत सारे, एंड फिर उसके बाद 2 दिन हम लगाएंगे फैराडेज लॉ पे। ठीक है, और बैटरी कोरोजन वो सब उसके साथ ही हो जाएगा। तो यानी कि मोटा मोटी अपने को कितने और लेक्चर चाहिए इसमें? आ, इसके बाद चाहिए अपने को 3 और लेक्चर चाहिए, यानी कि टोटल 8 लेक्चर्स रिक्वायर्ड हैं इस चैप्टर के लिए। ठीक है, सो मतलब आज के बाद जो 3 लेक्चर होंगे उसमें कंप्लीट हो जाएगा, मोटा मोटा बोलूं तो इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो ये बहुत इजी टॉपिक है, और यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने बोला ना 3 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा पहले वाले पार्ट से, दूसरा क्वेश्चन बनता है तुम्हारा कंडक्टेंस वाले पार्ट से। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे नीट में। ठीक है, चलो
तो बेसिकली आज हमें समझना है कंडक्टेंस ये क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कंडक्टेंस को, ठीक है, ये सब हमें करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। ओके, तो इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बट ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि न्यूमेरिकली बने, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने बोले थे, कर लिए थे क्या, जल्दी बताओ। यस मैम। क्या मेरे बच्चों ने ये 2 क्वेश्चन कर लिए थे? यस यस मैम। मैम। ओके, गुड इवनिंग मैम। हाय, गुड इवनिंग बेटा। सिद्रा आप बताओ मुझे, ये क्वेश्चन कर लिया था? यस मैम। कैसे किया था मेरे को बताओ। मैम 2s plus 2e gives h2. मैम e reduction e naught minus 0.0591 upon 2 log p2 upon h plus का स्क्वायर, हाँ फिर minus 0.0591 upon 2 log 1 upon 10 minus 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या बताना है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाना है, बताना है, तो क्यों ना मैं इसका ऑक्सीडेशन ही करवा दूं, फिर बताओ। वैसे तो आप Yes, ये भी ma'am. कर सकते हो, वैसे तो आप इसका रिडक्शन भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, बट मैं यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा हुआ है तो मैं वो लिख देती हूँ। चलो जी, ठीक है। मैम डी ऑप्शन। हाँ, डी ऑप्शन आ रहा होगा इसका। देखो बच्चे, आपको पीएच दिया हुआ है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, नॉन इक्वेशन कैसे लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लोग H प्लस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2, उन्होंने 1 दिया हुआ है, ठीक है। ई नोट सेल हमें पता है 0 होता है SHE के केस में, तो ई सेल क्या हो जाएगा मेरा बेटा, इसको मैं 0.06 ले लूं क्या? चलो Yes. नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि ज्यादा चेंज नहीं आएगा। देखो, पावर को ले लो आगे और 2 log H प्लस। अब आपको पता है मेरा बेटा, माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस होता है पीएच, होता है कि नहीं होता? यस मैम। यस तो यानी कि ये एक्सप्रेशन मोटा मोटा क्या बन गया, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 पीएच। तो पीएच आपको दिया ही हुआ है, बस सोल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, 0.59 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पूछा था आपसे बेटा नीट 2013 में। आप लोग नीट के क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं, तो आप लोगों को लेवल तो पता चल गया होगा नीट का। यस मैम। अपन क्या कर रहे हैं, अपना लेवल नीट से थोड़ा सा अपर रख रहे हैं, ताकि अगर मान लो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में आए, उसको भी यूं के यूं कर डाल, ठीक है। सो यस, हाय रानी, याद कर रही थी मैं तुम्हें। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, ये किया था मेरा बेटा? ये नहीं हुआ यस था मैम। ओके, मैम, ये नहीं हुआ था। ठीक है, जिसका हो गया था हैंड रेस कीजिए, जिसका हो गया था प्लीज रेज योर हैंड बेटा। सिद्रा जानवी का हो गया था, बाकी मैम डी ऑप्शन आ रहा था। आंसर तो मुझे मेरे पास नहीं है बेटा इसका, तुम लोग बताओ, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स बोलेंगे वही अपना आंसर हो जाएगा। हाँ जी, तो कितना आ रहा है, अपेक्षा आप बताओगी? यस मैम। क्या आ रहा था, हाँ बताओ। मैम एक मिनट। ये क्यों नहीं हुआ? मैंने ऐसे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, क्यों नहीं हुआ ये बताओ, क्या था इस क्वेश्चन में? क्या हाँ यस मैम, वो mn बस उतना ही किया था कि mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, वो पहला माइनस 1.18 वोल्ट है, सेकंड वाला माइनस नहीं, 1.51 आप वोल्ट है ना। वो तो ठीक है, तो वो तो फिर लिखा हुआ है, फर्स्ट आप और करोगी कैसे? हाँ बाद में वो क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, फिर मैं उसको बताती हूँ, ऐड बताती करने का, हाँ उसको ऐड करने के बाद आंसर आ जाता है। हाँ बताओ जानवी। मैम फर्स्ट इक्वेशन के सेकंड इक्वेशन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हुई थी, तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल बना दिया, तो प्लस 1.51 वोल्ट हो गया। एंड देन सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का जो फाइनल इक्वेशन है वो मिल जाएगा। फिर डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G यूज वो लगाने की जरूरत ही नहीं है डेल्टा जी वाला, तो इसमें मैम ई नोट मैम सेल नहीं इज लगाया इक्वल था। टू निकालने के लिए। अच्छा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए तो कैसे निकालने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारा मान लो इनोट सेल पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है।
तो आप लोगों का क्या आ रहा है देखो एक बार। अपने को फाइनल इक्वेशन ये चाहिए थी बेटा। अब Mn2 प्लस हमें कहाँ चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। ठीक है, Mn2 प्लस कहाँ चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो बस लिख देंगे, और क्या चाहिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं क्या, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे का वैसे -1.51। क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या। यस मैम। तो ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो गए, तो मेरे पास फाइनल ये इक्वेशन बन के आ गई। तो ये कैसे आई फाइनल इक्वेशन, थर्ड वाली मेरा बेटा, इन दोनों को ऐड करने से आई, यानी कि -1.18 -1.151 -1.51। तो ये कितना हो गया 9, और ये हो गया 6 -2 तो हमारा चल के आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है। तो यानी कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, नो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये नहीं जाएगी। मैम हाँ 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 बोलो। मैम इसमें हमने ई कैथोड ई एनोड वाला फॉर्मूला नहीं ना लगाया, ई नॉट सी को कैलकुलेट करने के लिए। लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. मैं तो इसीलिए देखो, आपने अगर एक चीज नोटिस की होगी, मैं हमेशा रिएक्शन में ना लिख के दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको पता चले अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो डेल्टा जी वाला यूज करना है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, है ना, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो आपको सिंपल क्या लगा देना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला लगा देना है। बट मैंने रिएक्शन करके किया है तो मैंने वो नहीं लगाया, मेरे को दिख रहा है दोनों को ऐड करके मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है, तो मैंने ये कर दिया। ओके अब आपको देखना है कि आपको सुटेबल कौन सा लग रहा है, क्या वो करने से आप लोगों का आंसर आ रहा है। इफ यस तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, फिर उसमें डिफरेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टेंस बेटा देखो, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसमें सॉल्यूशन में कंडक्टेंस किस तरीके से देखना है, हमें किस तरह, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंडक्टेंस को इफेक्ट करेंगे, कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो आपको हमें सीखना है। तो लेकिन उससे पहले कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडक्टर क्या होता है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, कंडक्टर का क्या डेफिनेशन होता है। गुड, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड। वेरी गुड। क्या करता है, जो क्या करता है, वो सब्सटेंस जो कि विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट, है ना, जो अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, अलाउ करता है, वही कंडक्टर होता है। और जो नहीं करता वो इंसुलेटर होता है ना। तो एक लाइन लिख लो बेटा, ये लाइन लिख लो, सब्सटेंस, पेपर में नहीं आएगा ये, क्यों करवा रही हूँ मैं अभी बताती हूँ। सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट to pass through them are called conductors। क्या होता है मेरा बेटा, कंडक्टर्स। ठीक है, और इंसुलेटर क्या होगा, लिख लो, do not allow any electric current to pass through them। ठीक है, कोई मुझे कंडक्टर का एग्जांपल बताएगा। 30 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। सिल्वर क्या सुनाई नहीं दिया। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स मैम। और इंसुलेटर, गैसेस, नॉन मेटल नॉन वुड ग्लास प्लास्टिक रबड़। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये क्यों बताया तुम्हें, देखो आप ये डिफरेंस लिखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि ये 2 नंबर का डिफरेंस आता है तुम्हारे पेपर में। कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। वो कहेंगे कि टाइप्स ऑफ कंडक्टर, जो कि मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं, आपको इनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो 2 नंबर का ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड में पूछा जाएगा, 2 या 3 नंबर का। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स यूं के यूं लिख के आएंगे, सारे पॉइंट्स यूं के यूं लिख के आएंगे। पहले तो लिख लेना, पहले समझ लो कि है क्या। देखो अपन जो आज और कल की क्लास में डील करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक
बेसिकली कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डील करने वाले हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट से हम डील करने वाले, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर से। मेटेलिक कंडक्टर आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर सिर्फ आप इसी स्लाइड में पढ़ोगे, उसके बाद मैं जिक्र भी नहीं करूंगी इसका, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, समझ लो एक बार। तो बेटा अगर मैं मेटेलिक कंडक्टर की बात करूं तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब जिनकी वजह से चार्ज आता है, वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट आता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। आपका वायर में क्या है? इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा? आपका करंट फ्लो होगा। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आपका आयंस की वजह से करंट फ्लो करेगा। किसकी वजह से मेरा बेटा? सॉल्यूशन में आयंस की वजह से करंट फ्लो करेगा। दूसरी चीज आती है नो केमिकल चेंजेस। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। अब आपको पता है, अगर आपके घर में आपको पता है वायर वगैरह है, ठीक है, आपने फिटिंग करवाई हुई है, अब वो चलती रहती है जब तक चल रही है ना। ऐसा तो नहीं है ना उनमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? ऐसा है क्या? नहीं हो रहा। No, ऐसा तो ma'am. नहीं वो वायर थोड़े टाइम बाद देखोगे 5 साल बाद तो वायर वो आधी हो गई। ऐसा तो नहीं है, कोई मास का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा कि भैया वायर आधी हो गई। ऐसा तो नहीं होता कुछ भी, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज बोले तो जैसे कि मान लो आप NaCl ले रहे हो तो Na+Cl नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। मास का ट्रांसफर होता है, क्योंकि इसमें मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, जैसे लेट से वाटर है, आपने कभी सुना होगा कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अभी मैंने हालांकि तुम्हें फेराडेज लॉ बताया Yes, नहीं। sir. तो आप Yes, क्या ma'am. करते हो? आयनाइज जो आपका वाटर होता है उसमें कैथोड और एनोड लगाते हो, कनेक्ट करते हो बैटरी से, तो आपको दिखते हैं ना अपोजिट जो आयंस होते हैं वो कैथोड और एनोड की तरफ लिबरेट करते हैं। तो क्या होता है? कैथोड पे डिपॉजिटिव हो जाता है मास, लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है? मास का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जबकि मेटलिक कंडक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है रेजिस्टेंस। अभी तुमने रेजिस्टेंस वर्ड सुना होगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट, करंट को फ्लो करने में रुकावट, ठीक है। करंट का फ्लो होने में रुकावट को ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो बेटा मेटेलिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होती है वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद फिक्स मेटल एटम। अब आपको पता है मेटेलिक कंडक्टर में मेटल होगा। अब मेटल क्या है? एटम है। एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ या ना, ठीक है। Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है? जो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा? देखो मैं बताती हूँ। जैसे मान लो ये एटम है, ठीक है। एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की आंखें तो है नहीं कि उनको दिख रहा है भैया यहाँ पे एटम है तो मेरे को इस साइड से जाना है। अब वो तो चले जा रहा है, टक्कर खाएगा। मतलब क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये जो मेटल एटम है क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा। लेट से NaCl का सॉल्यूशन है, तुमने पानी लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? NaCl का जो आपके Na+ और Cl नेगेटिव है वो पानी के साथ क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे, है ना, पकड़ के रखेंगे। तो रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको फ्लो होने से रोक रहा है? सॉल्वेंट और आयंस के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। अभी इसको डिटेल में करेंगे, ये तो सिर्फ डिफरेंस बता रही हूँ। अभी तो पूरा आज का लेक्चर इस पे ही है और कल का लेक्चर भी इस पे ही है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बट मेटेलिक कंडक्टर इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो काम का है नहीं, वो फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। कि आप बोलते हो कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, आपको पता है एटम में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो आपके बेसिकली क्या होते हैं? टेम्परेचर बढ़ने से जो कर्नल्स होते हैं, सुना है नाम कर्नल्स? शायद फिजिक्स में सुना होगा आप लोगों ने। वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है उसको हिंड्रेंस फील होता है, वो आराम से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते। और अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट में कमी हो रही है, ठीक है, तो मतलब वहां पे क्या है? वहां पे क्या इतने अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है उस केस में। तो टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक में क्या केस है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा कंडक्टेंस भी क्या होगा? मतलब ज्यादा होगा,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ज्यादा करेगा। क्यों करेगा, सोच के देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स जो है, जो आपके आयंस है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के पास, है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो बहुत अच्छे से मूव कर पाएंगे, उनकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और उतने अच्छे से क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा। जो मैंने अभी लाइनें बोली हैं, टेंशन मत लो, अभी तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला है, अभी इसको हम पूरी क्लास में एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ये लिख लो ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि 2 नंबर का सवाल आता है, और एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, मेटेलिक कंडक्टर में मेटल, एलोइज, ग्रेफाइट लिख लो। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में लिख लो, वाटर लिख लो, NaCl ले लो, AgNO3 ले लो। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ गए ना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में हमें इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो पानी में जाके डिसोसिएट हो गए। अब तुम कोई ले लो जो पानी में डिसोसिएट होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट भी 2 तरह के होते हैं कि तुम स्ट्रॉन्ग ले रहे हो या वीक ले रहे हो। स्ट्रॉन्ग लोगे तो वो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाएगा, वीक लोगे तो वो कंप्लीटली नहीं होगा डिसोसिएट। तो यस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं जितने ज्यादा तेजी से घूमेंगे उतना ज्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो बस यही पढ़ना हमें। तो एक बार लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिख लो बेटा। मेन बस ये ध्यान रखना, मेटेलिक कंडक्टर में जो आपका मेटेलिक कंडक्टर होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से कंडक्टेंस होती है, इलेक्ट्रोलिटिक में आयंस की वजह से क्या होती है मेरा बेटा, कंडक्टेंस होती है। आगे चलें। यस मैम। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले मेरा बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बस ध्यान रखना कंडक्टेंस का मतलब क्या है, मतलब अभी वैसे मैं कंडक्टेंस बताऊंगी क्या होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट, किसमें कितना ज्यादा जल्दी से करंट फ्लो होगा, हमें ये देखना है। ठीक है, कौन कितनी जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले डालो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता है 2 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि आपने सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, उस पर डिपेंड करेगा, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अगर बेटा मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो ये क्या होते हैं, डिकम्पोजेबल टू अ लेसर एक्सटेंट, पूरे डिसोसिएट नहीं होते बेटा। ठीक है, जैसे CH3COH है ना, अगर मान लो मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 10 ही डिसोसिएट होंगे, बाकी 90 जो है इसी फॉर्म में रह जाएंगे, बताया था मैंने यस मैम। पहले इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। ऐसे ही वीक बेस देखो, NH4OH ये वीक बेस है, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है मेरा बेटा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, जो हाईली डिकम्पोजेबल होते हैं। हम बोलते हैं कि भैया ऑलमोस्ट 100% क्या हो गया है, उसका आयनाइजेशन हो गया है। जैसे एग्जाम्पल NaOH, HCl है ना, NaCl, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब बेटा अगर तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से सुन लो, अगर तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो तो आपको आयंस क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे। यस और नो, अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि कितना इजीली इलेक्ट्रिक करंट, कितना इजीली करंट जो है फ्लो हो सकता है। अगर तुम मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो नंबर ऑफ आयंस ही कम होंगे सॉल्यूशन में, और अगर नंबर ऑफ आयंस ही कम होंगे सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, पहला केस। यानी कि मोटा मोटी मैं क्या लिखूं यहाँ पे, एक बात लिख दूं कि जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे कंडक्टेंस ज्यादा होगी। कंडक्टेंस क्या है, कितनी आसानी से जो है करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है मेरा बेटा, यस मैम। फर्स्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिख लिया सबने।
क्या सबको किया? अच्छा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए साइज ऑफ आयन। नेक्स्ट हेडिंग डालो आयन ऑफ साइज। पहले तो हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले रहे हो, तो अगर तुम्हें चाहते हो कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट मतलब आसानी से फ्लो हो, कंडक्टेंस ज्यादा हो, तो मतलब तुम्हें वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट ले तो लिया, क्या आयंस के साइज पे भी डिपेंड करता है क्या? यस करता है। कैसे करता है? कैसे करता है पहले सुन लो। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं, तुम्हारे पास एक लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, ये है, और एक लेते हैं रुबिडियम ले लेते हैं, सीजियम ले लेना। यहां से मैं तुम्हें नीट का एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी। एक बार बताओ, अगर मैं इनकी साइज की बात करूं तो तुम्हें पता है साइज किसका सबसे ज्यादा होगा? कोई मुझे बता पाएगा यहाँ पे? सीजियम। सीजियम। सीजियम का होगा। सीजियम का ज्यादा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है मेरा बेटा? साइज इंक्रीज होता है ना गिरजा? ठीक है, हाँ। लेकिन अगर मैं बेटा बात करूं, ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, एक तो छोटा बंदा है और एक मोटा बंदा है, कौन इजिली जो है, किसको आसानी होगी चलने में? छोटे वाले को? छोटे वाले को। छोटे वाले को। ठीक है, छोटे वाले को। यानी कि साइज जितना छोटा होगा तो वो फटाफट भागेगा, और फटाफट भागेगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन 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 ट्विस्ट ये है कि जो आपने सॉल्यूशन लिया उसमें सॉल्वेंट भी है, लेट्स से पानी है, तो यानी कि पानी का इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे एक टर्म आती है हाइड्रेशन एनर्जी, अगर तुमने कभी सुना हो, तो नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। देखो, अगर मैं एक्वा सॉल्यूशन की बात करूं, एक्वा सॉल्यूशन बोले तो पानी होगा उसके अंदर। एक बात बताओ, जितना साइज छोटा होगा, ध्यान से सुन लो, अगर साइज बहुत छोटा है तो उसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा उसको घेरेंगे एज कंपेयर जिसका साइज बड़ा है। यस सोचो, यस मैम। इधर देखो, ये छोटा साइज है, बड़ा। अब तुम देखो किसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा आ सकते हैं? यहीं पे आ सकते हैं, छोटे वाले पे आ सकते हैं, छोटे वाले पे आ सकते हैं, इस पे इतने नहीं आएंगे। तो यानी कि बेटा एक बात बताओ, अगर तुम एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो लिथियम का साइज छोटा है, तो इसके पास इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। कैसे होंगे? इधर देखो, इस तरह से इंटरेक्शन होगी। कैन यू सी दैट? ऑक्सीजन के पास देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये देखो इस तरीके से होगा। दिख रहा है सबको? यस मैम। और आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं? जब वाटर के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक्वा सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ? क्या अगर साइज छोटा होगा तो हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगी? अगर साइज छोटा है तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से उसको घेरेंगे, तो जो हाइड्रेटेड रेडियस वो ज्यादा होगी, उसका साइज ज्यादा होगा, हाइड्रेटेड साइज। हाँ या ना? यस मैम। तो अगर बेटा अब मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में कंपेयर करूं, अब तुम मुझे बता सकते हो कि किसका साइज ज्यादा होगा? हाइड्रेटेड रेडियाई किसका ज्यादा होगा? लिथियम का होगा। लिथियम। ये किसका ऑर्डर है? साइज ऑफ साइज हाइड्रेटेड रेडियाई। तो कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा हो जाएगा, यस मैम। क्योंकि अब सीजियम प्लस छोटा है, उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई कम है, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस हो जाएगा लिथियम सबसे कम, सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। मैम बिना इसको करे भी तो यही आ रहा था। नहीं नहीं, ऊपर मैंने उल्टा लिख दिया। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, ऊपर तो मैंने साइज लिखा ना बेटा, कंडक्टेंस का ऑर्डर थोड़ी ना था वो। बाबा ये साइज का ऑर्डर है ना। अच्छा हाँ यस। तभी तो मैं लिख रही हूँ ना एक एक चीज मेंशन, सो दैट तुम कंफ्यूज ना हो। तो यानी कि क्या बात है,
जब भी मैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में मैं कंडक्टेंस की बात करूंगी तो मुझे क्या कंसिडर करनी है, मेरे को हाइड्रेटेड रेडियाई कंसिडर करनी है। अगर साइज छोटा है तो उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगी, तो ज्यादा आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, उसकी जो मोबिलिटी है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, तो उसका कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। इसमें एक और आता है, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, ओके कहाँ पे लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। जैसे मेरे पास एक है बेटा, ये मैं नीट का प्रीवियस ईयर करा रही हूँ, एक मेरे पास H+ है, लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है। आप लोगों को ये दिया था कि कंडक्टेंस का ऑर्डर लगा दो। कंडक्टेंस का कंडीशन समझ नहीं आया, अभी आएगा, क्योंकि कंडक्टेंस को अपन डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे, है ना। बस अभी फिलहाल गिरिजा क्या समझो, कंडक्टेंस क्या है कि कितना इजीली उस सॉल्यूशन में करंट फ्लो हो सकता है। जितना इजीली करंट फ्लो होगा उतना कंडक्टेंस होगा। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को बढ़ा और घटा सकते हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइट का नेचर था, दूसरा साइज ऑफ आयन था, मतलब अगर साइज आपका छोटा है, हाइड्रेटेड रेडियाई है, तो उस केस में आपका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, करंट जो है वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें पूछा था ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, तो हो सकता है कि आप बच्चे क्या बोलो, मैम ये ऑर्डर होगा। आप बोलोगे मैम H+ तो बहुत ही छोटा है ना, तो उसका हाइड्रेटेड रेडियाई बड़ा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, बट ये ऐसा नहीं होता है, गलत है। ये जो ऑर्डर होता है कंडक्टेंस का, वो ये होता है, H+ का सबसे ज्यादा, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का, एंड देन लिथियम का। क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो H+ होता है ना, और इसी का एक भाई होता है OH-, इनका साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। तो इसमें हाइड्रेटेड रेडियाई वाला फैक्टर डोमिनेंट नहीं होता है, इसमें साइज वाला फैक्टर जो हो जाता है वो डोमिनेंट हो जाता है। मतलब इसका साइज बहुत छोटा है, तो इसका जो स्पीड होगा इन सबसे ज्यादा होगा। और ये ऐसा नहीं मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, इसके पीछे पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। एक ग्रोथस मैकेनिज्म होता है जहां पे देखा गया कि H+ का साइज बहुत छोटा है, तो उसका जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका जो कंडक्टेंस होगा उस केस में ज्यादा हो। हालांकि वो ग्रोथस मैकेनिज्म आपके नीट में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दी। तो यानी कि इसमें आप हाइड्रेटेड रेडियाई वाला फैक्टर कंसिडर H+ में नहीं करें। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली Yes, बेटा आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कंडक्टेंस कैसे कैसे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। आपने लेट्स से कि NaCl लिया है सॉल्यूशन में, अब NaCl और NaCl के मॉलिक्यूल्स में कुछ इंटरेक्शन होगी तो उसकी वजह से कंडक्टेंस इफेक्ट होगी। NaCl और पानी, लेट्स से तुम्हारा सॉल्वेंट पानी है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ होगा, है ना, जो कि अभी मैंने बताया था, ये साइज वाला फैक्टर। ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में क्या इंटरेक्शन होगी, वो भी कंडक्टेंस को इफेक्ट करेगा। टेम्परेचर क्या होगा, वो भी इफेक्ट करेगा। विस्कोसिटी क्या होगा, वो भी इफेक्ट करेगा। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बेटा जितना ज्यादा सॉल्वेंट की पोलैरिटी होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, कंडक्टेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा। आपने सुना होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सुना आपने वर्ड? यस मैम। Yes, ma'am. अगर आपको पता हो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, और डाइलेक्ट्रिक Yes, कांस्टेंट क्या दिखाता है, उस सॉल्वेंट की पावर दिखाता है। मतलब लेट्स से तुम्हारे पास NaCl है मेरे बेटा, अभी आपको पता है दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड आप पढ़ते हो, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे Na+Cl- है। तो आप कौन सा सॉलिड से तुमने पानी लिया, तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा होता है कि वो इतनी हिम्मत रखता है कि Na+ और Cl- के इंटरेक्शन को क्या कर सके, वीक कर सके। और अगर उसने Na+ और Cl की इंटरेक्शन को वीक कर दिया तो Na+ अलग भागेगा, Cl- अलग भागेगा, एक कैथोड पे भागेगा, एक एनोड पे भागेगा, तो हमारा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। आइए बात समझ में। तो पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी सॉल्वेंट की, तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। मोस्टली केस में अपन वाटर लेंगे एज अ सॉल्वेंट, बट हो सकता है क्वेश्चन में कोई और सॉल्वेंट भी तुम्हें दे दिया जाए।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं टेम्परेचर पे। बेटा थोड़ा सा ना जो मैं पढ़ाती हूँ घर से भी पढ़ा करो, है ना। अगर मान लो आप सिर्फ नोट्स पढ़ो, वैसे तो नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, बट आप लोगों को मैंने कहा है ना अपने एनसीईआरटी भी साथ साथ कवर करते जाना। टेम्परेचर की बात करूं बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी। आयन की स्पीड है। देखो पहले आयन ऐसे चल रहे थे, ऐसे 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 ऐसे, अब टेम्परेचर बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, वैसे ऐसे चले धम 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 धम। तो आयंस का मोबिलिटी बढ़ रहा है ना, तो करंट का भी फ्लो क्या होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। तो कंडक्टेंस इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं विस्कोसिटी की बात करूं, अगर तुमने जो सॉल्वेंट लिया उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, गाढ़ा है, गाढ़ा गाढ़ा, तो इसमें से आयंस इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे, आयंस का फ्लो इतना ज्यादा आसानी से नहीं होगा। तो विस्कोसिटी बढ़ने से मेरा बेटा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? यस मैम। कुछ भी नहीं था इसमें, यानी कि क्या क्या बताया मैंने, किस किस पे डिपेंड करता है आपका कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है, आयन का साइज क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। सोलवेंट कौन सा ले रहे हो, टेम्परेचर क्या है, विस्कोसिटी। ठीक है, ये फैक्टर आपके स्कूल में आते हैं 3 नंबर में। नीट में ऐसे नहीं आते हैं, नीट में तो क्वेश्चन बन के आएगा इनसे, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा किस टाइप के आता है, अभी तो स्टार्ट ही किया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली टर्म है रेजिस्टेंस, पहली टर्म है मेरा बेटा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रुकावट। रुकावट, तुमने क्या किया हुआ है, तुमने अपनी आंखों पे बांध रखी है पट्टी, सामने है पोल, खंबा, तुम चले जा रहे हो, तुम्हें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है, चलते जा रहे हो, ले टक्कर, क्या हो गया, रुक गए। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस क्या होता है, इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट के फ्लो में कोई रुकावट आ रही है तो उसी रुकावट को क्या बोलते हैं, हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। अच्छा, आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे बेटा रेजिस्टेंस का, V = IR कुछ पढ़ते थे, है ना। यस मैम। लिख सकते हो आप, लिखना चाहते हो तो। डेफिनेशन तो ये है, एक लाइन लिखो, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द, रेशियो किसका होगा, रेशियो ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप V बोलते हो, टू द करंट फ्लो, टू द करंट फ्लो, जिसको आप I से दिखाते हो। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, V/I। ये वैसे काम नहीं आएगा, तो तुम्हारे फिजिक्स में काम आता है, इस केमिस्ट्री में कोई काम नहीं, बट फिर भी मैंने कहा चलो लिख लो। पोटेंशियल वोल्ट में होगा, करंट एम्पियर में होगा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी मेरा बेटा, ओहम। ओहम। ओम होगी, क्या होगी, ओम होगी। ठीक है, कुछ मुश्किल था क्या इसमें, बताओ, था तो नो मैम। नहीं था, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, रेजिस्टिविटी आगे आ गया क्या, चलो ठीक है। नेक्स्ट आप ना लिखो, नेक्स्ट लिखो कंडक्टेंस। नेक्स्ट तुम्हारा टर्म है बेटा कंडक्टेंस। क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। पढ़ना डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, फिर चाहे वो मेटेलिक हो या इलेक्ट्रोलिटिक हो, विच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। मतलब वो कितना इजिली जो है करंट वहां से फ्लो हो सकता है, जितना इजिली करंट फ्लो होगा कंडक्टेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ बेटा, जो आपका कंडक्टेंस होगा, जिसको मैं G से दिखाऊंगी, वो 1/R होगा। यस और नो? यस मैम। देखो, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट और कंडक्टेंस का मतलब इजिली फ्लो हो जाना। ठीक है। अच्छा, कितनी इजी जो है, कितना इजिली इलेक्ट्रिसिटी का जो हो रहा है फ्लो हो रहा है।
अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें देखेंगे कि भैया कितना जल्दी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अगर मेटेलिक कंडक्टर देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो यानी कि बेसिकली क्या है, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, G इज इक्वल टू 1/R। 1/R। R क्या होता है मेरा बेटा, ओम होता है। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस हो जाएगी ओम इनवर्स। और इसको और क्या बोलते हैं, मोह भी बोलते हैं, और इसको हम साइमन भी बोलते हैं। हालांकि तुम्हारा इतना ज्यादा मोह का तो तुम फिजिक्स में आई थिंक यूज करते हो, बट इतना केमिस्ट्री में नहीं करो, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आज की क्लास का क्या है, G इज इक्वल टू 1/R। आज मैं तुम्हें बार बार फॉर्मूला को लर्न करवाऊंगी, ताकि तुम्हारा जो 4 नंबर का 2025 में सवाल आ रहा है, इसमें से तो तुम्हारे पूरे में से पूरे आ जाए। और बेटा यहाँ से ना कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल भी बनता है, बट वो कंसेप्चुअल भी बनाता है। पिछले साल न्यूमेरिकल बनाया था इन्होंने, इस बार कंसेप्चुअल बनाया, तो उनकी मर्जी रहती है। तो अपने को दोनों के लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. अच्छा, अब मैं बात करूंगी रेजिस्टेंस। एक बार देख लो, रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि जो L है, L क्या है, जैसे मान लो इधर देखो, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं शुरू से, कैथोड और एनोड ही पढ़ रहे हैं, Yes, sir. है ना, कैथोड और एनोड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो ये आपका इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आपका L होगा। L. तो एक बात बताओ, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगी, बताओ मुझे। Yes, ma'am. उतना ज्यादा लेंथ होगा। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन के उसमें पढ़ना है तो एक बात बताओ, जितनी लेंथ होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को तो कुछ है ही नहीं, उनकी आंखों में तो पट्टी बनी हुई है, एटम से टकराएंगे टक 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 टक, तो रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हो जाएगी। यस और नो? अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की टर्म्स में बात करूं तो भैया उसमें हम आयंस की बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या मैं बोल सकती हूँ कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। जैसे मान लो ये एरिया है इलेक्ट्रोड का, एक बात बताओ, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, एक जा रहा है बिल्कुल खुली रोड से मस्त व्हीकल चला के, अपनी साइकिल स्कूटी चला के, और एक है भीड़ी सी गली जहां पे भरे पड़े हैं व्हीकल। तो कहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा फील होगी तुम्हें, बताओ? गली पे, छोटी गली में। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा बेटा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे L क्या है बेटा, लिख लो, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करें तो L है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में या मीटर में। एरिया A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक, ये लिखो। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A लिख दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लिख लिया इतना सबने? चलो Yes, ma'am. नेक्स्ट, ये कौन सा था, सेकंड हो गया। दिस इज योर थर्ड डेफिनेशन, लिखो रेजिस्टिविटी, लिखो मेरा बेटा, रेजिस्टिविटी, और यू कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, या तुम लिखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई बेटा, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है L/A के। Yes, ma'am. तो जब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो बेटा यहाँ पे एक क्या आता है, रो आता है, और यही रो क्या है मेरा बेटा, रेजिस्टिविटी है। यही रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो रो क्या हो जाएगा, RA/L, RA/L। और कैसे लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/R L/A। यस और नो?
Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. अच्छा, 1/r क्या है? कंडक्टेंस है। L/A क्या होता है मेरा बेटा? L/A होता है सेल कांस्टेंट। Self. ध्यान रखना, इसको बहुत काम की चीज बता दी मैंने। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। L क्या था? इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस। A क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। जब भी तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो कंडक्टेंस वाले, मान लो एक एपरेटस पे जानवी है, एक एपरेटस पे क्या है? मोनिका है। ठीक है, जैसे मान लो एक एपरेटस पे जानवी है और एक दूसरे एपरेटस पे मोनिका है, तो आपने क्या है, इलेक्ट्रोड इस तरीके से डिप कर रखी है सॉल्यूशन में। Yes, ma'am. तो ये उसके बीच का लेंथ आपने फिक्स कर दिया कि मतलब इलेक्ट्रोड को डाल दिया, उसकी लेंथ फिक्स है, एरिया सेम है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, मान लेते हैं कि इसी सेम एपरेटस पे आके मोनिका भी काम कर रही है, तो उसका सेल कांस्टेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। हो सकता है मोनिका ने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कोई और ले लियो, लेकिन जो लेंथ है इलेक्ट्रोड की वो सेम रहेगी। ए जो है एरिया वो सेम रहेगा। यानी कि किसी भी सेम सेल के लिए L/A क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेल कांस्टेंट। ठीक है, फिर लाई मान लो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है कंडक्टेंस वाला। पहले मान लो जानवी काम कर रही है उस पे, वो अपना काम करके चली गई। फिर मोनिका आई, मोनिका ने कोई और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो लेंथ है इलेक्ट्रोड की वो तो सेम ही रही ना। जिस डिस्टेंस पे पहले थे इलेक्ट्रोड उसी पे रहेंगे और एरिया भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मतलब किसी भी सेल के लिए आपका सेल कांस्टेंट क्या रहने वाला है मेरा बेटा? सेम रहने वाला है। तो यानी कि इसको हम किससे दिखाते हैं? L/A को हम लिखते हैं G स्टार से। क्या लिखते हैं मेरा बेटा? G स्टार से लिखते हैं। G स्टार इज योर सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो नोट लगा के, क्योंकि ये ना जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो तुम्हारा सिर खा जाएगा। ये नोट लगा के लिखो, फॉर अ गिवन सेल, यस इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर। नेचर किसका? ना ना ना, इलेक्ट्रोड आपने कौन सी लिया डजंट मैटर। ठीक है, इलेक्ट्रोड का अगर आपने डिस्टेंस फिक्स कर दिया, एरिया उसका सेम है, ठीक है, और आप उसी सेम एपरेटस पे एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हो, तो उसका L/A तो सेम ही रहेगा ना मेरा बेटा। ठीक है, लेंथ उसका चेंज नहीं कर रहे हो, एरिया चेंज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखो फॉर अ गिवन सेल, सेल L/A इज कांस्टेंट। हाँ, अगर आप कोई और एपरेटस पे जा रहे हो तो हो सकता है उनमें जो इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस है वो कुछ और हो, एरिया कुछ और हो। मैंने बोला फॉर अ गिवन सेल L/A क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो बेटा, मैं बात कर रही थी रेजिस्टिविटी की, तो रो क्या है तुम्हारा? रेजिस्टिविटी है, या तुम बोल सकते हो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। मैम वो जी लिखा है ना? G इंटू G स्टार। हाँ, तो R क्या है बेटा? तुम्हारा रेजिस्टिविटी है। क्या तुम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो? क्या तुम रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होगा अगर हम एरिया फिक्स कर दे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर लेंथ हम ले ले 1 सेंटीमीटर, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा? रेजिस्टिविटी के। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो मैं बोल देती हूँ, याद ही अधूरी डेफिनेशन लिखिए। लिखो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, resistance of electrolyte placed between electrode of 1 centimeter length and having a cross sectional area of 1 centimeter square। यहाँ पे लिख लो placed between electrode। यूनिट कैसे होगी? यूनिट बताओ मेरे को रेजिस्टिविटी की। गिरजा बेटा यूनिट बताओ मेरे को रेजिस्टिविटी की क्या होगी? मैम ओम। हाँ मेरे बेटा, ओम। सेंटीमीटर। यस, मीटर। ओम। आप मीटर में ले रहे हो तो मीटर ले लो, सेंटीमीटर ले रहे हो तो सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर था, और आर क्या है? ओम है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम सेंटीमीटर। या और क्या लिख सकते हो इसको? साइमन इनवर्स सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, यस मैम। या ओम मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है मेरा बेटा। तो यानी कि अब मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला बता दिया? एक ये फॉर्मूला बता दिया। तो ये कौन सा था? अपना दूसरा फॉर्मूला।
ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट बताया, जी स्टार क्या होता है, एल बाई। इसकी फील पता है तुम्हें कब आएगी, वैसे मैंने ट्राई किया तुम्हें बताने का, लेकिन जब तुम क्वेश्चन करोगे ना तो वहां पे एल बाई ए का बहुत अच्छा रोल आएगा जब तुम न्यूमेरिकल करोगे। ठीक है, चलो हो गया ये वाली बात, आगे चलूं। यस मैम। ठीक है, फोर्थ डालो बेटा। फोर्थ तुम्हारा नेक्स्ट टर्म है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया, रेजिस्टेंस बता दिया, कंडक्टेंस बता दिया 1/r, रेजिस्टिविटी बता दिया, क्या रेजिस्टिविटी बता दिया। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट चलो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, एक ही बात है। इसको हम डिनोट करते हैं कापा से, ऐसे दिखाते हैं के, और उसको नीचे से कर्व कर दो, ऐसे देखो बेटा, ऐसे। अक्षय ठीक है, अक्षय है क्लास में, प्रखर, शिवा, ऋषभ, चांदनी, यस मैम। रचना, ठीक है। ओके, तो कापा से हम डिनोट करते हैं। अब ये है क्या मैम, कापा क्या है, कापा क्या है, कापा है कंडक्टेंस का उल्टा, सॉरी रेजिस्टिविटी का उल्टा। जैसे आपका रेजिस्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस क्या होता था मेरा बेटा, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता था, ऐसे ही जो कापा होगा कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, लिखो मेरा बेटा, दिस इज कापा। अब कापा को और क्या लिख सकते हो बेटा, मैंने रेजिस्टिविटी का, देखो बेटा यहाँ पे सारा जो खेल है ना वो फॉर्मूलों का ही है, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। रेजिस्टिविटी का मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था, 1/रो, क्या लिखवाया था, 1/r, वेरी गुड। और 1/r क्या था, कंडक्टेंस था, और L बाय क्या था, कंडक्ट सेल कांस्टेंट था, यानी कि G स्टार। तो मेरा एक रामबाण वाला फॉर्मूला आ गया, कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। लिखो सारे, और बार बार चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि यहां से ही सवाल आएगा। कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। लिखो इसको, कापा इंटू G स्टार। और यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कापा मुझे कौन बताएगा, मैं देखना चाहती हूँ। हाँ मोनिका, यूनिट पता नहीं है, Yes, ma'am. Ohm inverse, centimeter inverse. ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि कापा क्या है बेटा, G इंटू G स्टार है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का क्या होता है, ओम इनवर्स, और G स्टार क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट, यानी कि आपका सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको आप लिख सकते हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर में भी लिख सकते हो साइमन मीटर। ठीक है जी, ओके। अब बात आती है कापा, ये तो मैंने तुम्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दिया, क्या इसका डेफिनेशन क्या सोचते हो तुम, कापा की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ऑफ कापा बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज मैं तुम्हें फील दिलाऊंगी कापा की डेफिनेशन क्या होती है। क्या अगर मैं एक लाइन बोलूं, कापा इज नथिंग बट कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन। वो एक बड़ी प्यारी बात बोलती है, कापा कंडक्टेंस के बराबर ही होगा जब मैं तुम्हारा लेंथ 1 सेंटीमीटर रख दूं और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो हो गई सिंपल बोलने वाली बात कि भैया इसको थोड़ा फील लेके समझे, फील लेके समझते हैं। आओ इधर फील लेके समझते हैं, इधर आओ मेरे बेटा। मान लो ये तुम्हारा क्या है, बीकर है, और यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है मेरे बेटा, यहाँ पे तुम्हारा कैथोड और एनोड है, और ये तुमने कनेक्ट किया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाऊंगी, ध्यान से देखो। ताकि तुम्हें फील आए, बना दिया। अभी मैं कुछ कनेक्ट वनेक्ट नहीं करी, सिंपल समझा रही।
ये इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस मैंने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया, और एरिया कितना कर दिया मैंने इसका, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बात देखो, ये थोड़ा तुम्हें क्यूब की तरह लगेगा, कैन यू ऑब्जर्व दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, तो वो जो सॉल्यूशन में आयंस होंगे, तो उनके जो आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होगी वही क्या होगी, कापा। Kappa. इसलिए मैंने बोला कापा इज नथिंग बट अ कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस की वजह से कंडक्टेंस होगी, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगा, वही मेरा क्या है बेटा, कापा है। कापा। क्लियर हुआ? तो यानी कि Yes, हम जिसकी ma'am. कापा की बात किसमें Yes, करते हैं, ma'am. 1 ml की सॉल्यूशन की बात करें, और 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यानी कि 1 ml सॉल्यूशन में आयंस की जो कंडक्टेंस है उसी को हम कापा बोल रहे हैं। तो कापा इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स इट। यूनिट मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दी है, डेफिनेशन मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी। तो यानी कि बेटा मेरे पास, क्योंकि अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया, कोई मुझे बताएगा? काजल, कंडक्टेंस का क्या बेटा फॉर्मूला था, कंडक्टेंस का? महेश आप बताओ, कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला था? मैम G is equal to 1 upon R. 1/r। यूनिट भी सबको पता होनी चाहिए। Yes, ma'am. कापा किसके बराबर था, कापा इनटू, G into G star. G naught G star. और क्या लिख सकते हैं उसको, कापा को 1/r L/L, Proportion बना. L by A. ठीक है। तो ये क्या है, मोटे मोटे आपके वो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखते हैं, ठीक है जी। Yes. चलो अब एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें ना ये कंडक्टिविटी को इसको चेंज कर लो, ये है 0.146, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखो मेरा बेटा, क्वेश्चन को पढ़ के देखो क्या बोला है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, जो आपने सेल लिया जिसको आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 1500 ओम। जो गिव, इसमें ना क्या फायदे में रहोगे, जो दे रखा है उसको लिख लो, जो गिवन है। रेजिस्टेंस दे रखी है 1500 ओम। कंसंट्रेशन हमें दी हुई है सॉल्यूशन की, जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है KCl, उसकी कंसंट्रेशन तुम्हें दे रखी है बेटा। आपसे पूछा है सेल कांस्टेंट क्या होगा जब कंडक्टिविटी यानी कि कापा की वैल्यू कितनी होगी, 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर क्यूब। क्या समझ में आया? इस तरीके से आपको कंडक्टेंस के सवाल करने हैं, जो जो गिवन है उसको एक साइड पे लिख लो, और जो आप देखो कौन सा फॉर्मूला इस पे लग सकता है और उसको सोल्व करना स्टार्ट करो। लेकिन मेजर चैलेंज इसमें यह आता है कि इसमें कैलकुलेशन लेंथी होती है, इसलिए नीट में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें कैलकुलेशन क्या होगी तुम्हारी, इजी हो। अब कौन मुझे हैंड रेज करके बताएगा कि मैम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। हाँ जी अर्चना, आप बताओ। अर्चना तुम बताओगे कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा? मैम कप्पा इज इक्वल टू 1/r into L/A। वेरी गुड। तो कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार लिख लिया करो, क्योंकि ये तो ऐसा फॉर्मूला है जो आपको सबको पता होना चाहिए। बट यहाँ पे कंडक्टेंस तो है नहीं, तो 1/r लेना पड़ेगा, और सेल कांस्टेंट आपको निकालना है, यानी कि यू हैव टू सोल्व G स्टार। तो क्या करूँ, G स्टार K इंटू R कर दूं, मतलब कापा इंटू R। यस तो मैम। 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इंटू आपका रेजिस्टेंस क्या है, 1500 ओम। और ओम क्या होता है, साइमन इनवर्स होता है मेरा बेटा। Yes, sir.
यस मैम। साइमन इनवर्स से साइमन कैंसिल हो गया तो L बाय A सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। और वैसे भी सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स तो होती है। तो बस यानी कि तुमने बिल्कुल इसको ठीक सोल्व किया। अब इसको तुम सोल्व करना तुम्हारा काम है। 21.90 चैट बॉक्स में लिख दो कितना आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर नहीं है मेरा बेटा मेरे पास। ट्वेंटी 1.9 समथिंग आ रहा है। 10 रेज टू पावर में भी आ रहा है क्या कुछ? -1 था तो मैम 0.21 करती हूँ। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं भी बता देती हूँ इसका एग्जैक्ट आंसर। तो आई एम यूजिंग माई कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास 219 इंटू 10 टू पावर -3, तो 0.219 आ जाएगा। ठीक है, 0.219 आ जाएगा बेटा। तुम लोगों का 21.09 कैसे आ रहा है? ये तो पावर में कुछ लिया होगा तुम लोगों। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट है अपना कौन सा हो गया बेटा? ये फिफ्थ वाला टर्म है अपना। फिफ्थ टर्म है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, और इसको हम किससे दिखाते हैं? लैम्डा एम से दिखाते हैं। ऐसा उल्टा लैम्डा, ऐसा। पहले तो लिख लो होता क्या है ये। मोलर कंडक्टिविटी, देखो नाम से ही पता चल रहा है मोलर, कंसंट्रेशन की बात हो रही है। मोलर यानी कि 1 मोल की बात हो रही है। सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ। ये क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्रेजेंट इन VML ऑफ सॉल्यूशन। मैं समझाती हूँ मेरी लैंग्वेज में। मान लो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। मान लेते हैं तुमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ठीक है, वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, 1 ml 2 ml 3 ml, तो उन्होंने बोल दिया किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम। ठीक है मेरा बेटा, तो जो ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन होगा और इनके आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी, वही क्या कहलाएगी बेटा? तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी। जो इन आयंस की वजह से कंडक्टेंस आएगा, वही तुम्हारा क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी होगा। तो क्या अब तुम्हें समझ में आया? कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्रेजेंट इन VML ऑफ सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में बड़ी अजीबोगरीब डेफिनेशन दी हुई है। तो अगर तुम पेपर में ये वाली डेफिनेशन भी लिखोगे तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिराइव करके बताती हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा। हालांकि डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, बट फिर भी देख लो बेटा। मैं ये बोल सकती हूँ मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम। बोल सकती हूँ कंडक्टिविटी ऑफ कितना? 1 सेंटीमीटर। लेट से मैं 1 सेंटीमीटर 1 ml की बात कर रही हूँ। ठीक है, आयंस की कंडक्टिविटी और टोटल वॉल्यूम कितना, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, लेट से कि तुम्हारे पास 1 ml सॉल्यूशन है जो उसमें आयंस है। ठीक है, उनका कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम कितना है, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। और कंडक्टिविटी क्या होती है मेरे बेटा? कापा होती है। यस मैम। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ V को 1/V। बात तो एक ही है ना? यस मैम। हमें पता है बेटा कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे हम मोलारिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर n, अब n क्या है तुम्हारा? 1 मोल है, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा बाय मोलारिटी। यस और नो? यस मैम। सोचो, पहले सोच लो आराम से। अगर तुमने ये हाँ बोलो मैम वो 1/V था,
वन बेटा बाई मैं बाय वी नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि वी तो ऊपर चला जाएगा ना, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 1/v लिख दिया। मैम वो तो समझ आ गया, मैम उसके अगला स्टेप क्या किया आपने? मोलैरिटी लिख दिया ना। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ मोल कितना लिया तुमने सोल्यूट का, 1 लिया है, यस मैम। ठीक है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, कंसंट्रेशन 1/v क्या है, कंसंट्रेशन, और यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म क्या है तुम्हारी, मोलैरिटी है, क्योंकि मोलर सोल्यूशन की बात कर रहे हो बेटा। यस मैम आगे से। थीटा नहीं है बच्चा, एन है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अगर तुमने बेटा ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है, और अगर तुमने शायद क्वेश्चन लगाए होंगे कभी स्कूल टाइम में, तो तुम्हारे जो बुकों में फॉर्मूला दिया रहता है वो ये दिया जाता है, कापा इनटू 1000 बाय सी या मोलैरिटी। अगर Yes, किसी ने ma'am. पढ़ा है ये चैप्टर, क्या कभी Yes, किसी ने ma'am. सोचा है, कोई मुझे बताएगा कि मैम 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करा जाता है बुक में? वॉल्यूम को लीटर में ना ना ना, एक सेकेंड एक बच्चा बोलो, मोनिका आप बोलो। मैम बिकॉज वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना होता तो मतलब मिलीलीटर होता है ना, नहीं ये नहीं होता है। अपूर्वा तुम बताओ। पता नहीं। बस यही तो, वही तो है, बुकों में तो पता नहीं रटने वाली चीजें लिखी होती है। किसी और को पता है? अर्चना। मैम कप्पा ml में होता है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ना, कप्पा एमएल में कब से होने लग गया? कप्पा तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है, साइमन मीटर इनवर्स होता है। मैम सेंटीमीटर होगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने को। फिर से बोलो, किसने बोला? सेंटीमीटर होगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा सही है, बट उल्टा बोल दिया। गिरिजा आप बताओगे क्यों बुक्स में 1000 से मल्टीप्लाई करके रखते हैं? मैम नहीं पता। नहीं पता। अब आओ ध्यान से सुनो, आओ इधर आओ, देखो मेरा बेटा, अगर तुमने नोटिस किया हो, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ। देख, अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट की बात करूँ ना, तो बेटा इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। ये तुमने सुना होगा कहीं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है मेरा बेटा। एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है ना, अरे मस्त स्लाइड मिल गई अपने को। तो तुम एक बात बताओ, तुम्हारी जो मोलैरिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। यस तुम्हारा जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लीटर तो कहीं आया ही नहीं। कापा किसमें? कापा लेट से कि मैं सेंटीमीटर में ले रही हूँ, तो कापा इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो मेरा बेटा अपा को लीटर को किसमें चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी अपनी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यस और नो? तो 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर के, और 1 मिलीलीटर के बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। बोल सकती हूँ 1 लीटर मेरे पास हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। बस 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 हो गया। अब आओ दोबारा से करते हैं। मेरे पास क्या था? कापा, ठीक है। मोलैरिटी किसमें थी? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर को मैं क्या पुट करूंगी? देखो ये था ना मेरे पास, तो मैं सारी यूनिट लिखती हूँ, इधर देखना मेरे बेटा। कापा की थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये क्या थी? मोल पर लीटर। तो पर लीटर को मैं क्या लिखूंगी? 1000 सेंटीमीटर क्यूब का इनवर्स, हाँ या ना? ठीक है। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल 1000 क्या हो जाएगा? ये 10⁻³ तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इसको, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर माइनस क्यूब। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और ऊपर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। क्या अब तुम्हें समझ में आया तुम्हारी बुक्स में 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया? यस मैम। यस मैम। यानी कि उन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट को जस्टिफाई करने के लिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल करने के लिए, उन्होंने ऑटोमेटिकली ही जो आपकी मोलैरिटी है उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया है। तो इसीलिए तुम्हारे जो बुक्स हैं उसमें 1000 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी करके दिया जाता है। समझ में आया? लेकिन मैं कभी भी बच्चों को 1000 से मल्टीप्लाई करवाती ही नहीं, कभी नहीं करवाती।
मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन के थ्रू ही इसको चेंज करना सीख लो। बट अगर तुम कहोगे नहीं मैम हम तो करेंगे, तो लिख लो फिर, मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ, क्या कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। अब यहाँ पे आप नहीं बोलोगे मोलैरिटी मोल पर लीटर है, क्योंकि तुमने उस लीटर को किसमें चेंज कर दिया, सेंटीमीटर। तो ये है तुम्हारा बुक्स वाला फॉर्मूला। नाउ अब तुम बोल सकते हो मोलर कंडक्टिविटी तुम्हारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में होगा। अगर मान लो तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में होगा तो क्या होगा फिर, तो भी क्या 1000 से मल्टीप्लाई करोगे क्या? एक बार करके देखना खुद से, एक बार सारे बच्चे खुद से करके देखो। अगर मैं बोल रही हूँ मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या फॉर्मूला बना सकते हो? बनाओ बनाओ। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर। तो बस यहाँ पे ये पुट कर दो 1000 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का होल क्यूब। तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻3 मीटर क्यूब आ जाएगा। यस। तो यानी कि तुम्हें लीटर की जगह भी ये पुट करना है। बताओ अब क्या फॉर्मूला बन रहा है, क्या तुम लोगों का ये फॉर्मूला बन रहा है, कापा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मोलैरिटी, जब तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में होगा, हाँ या ना? देखो एक बार करके देखो, जल्दी से मुझे कंफर्म करो मैम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बेटा पढ़ना पड़ेगा, आप लोग ना मोस्टली बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते हो, कुछ बच्चे ही पढ़ने आते हो। बेटा दिमाग खोलना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल के एग्जाम में भी पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि वहां पे भी यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। तो इसीलिए कह रही हूँ सोच समझ के बोलो कि हाँ निकला कि नहीं निकला। क्या ये वाला फॉर्मूला आ रहा है तुम्हारा, जब साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में होगा मोलर कंडक्टिविटी? जल्दी से मेरे को थम्स अप दो। और जिसका नहीं निकला है वो क्या कर रहे हो, निकाल के देखो खुद से एक बार कॉपी पेन हाथ में तो लेके बैठते हो ना केमिस्ट्री की क्लास में, पता चले सिर्फ सुनते हो ओरली। बायो नहीं है ये, ठीक है, बायो नहीं है। आपको पता होना चाहिए 1 लीटर 10⁻⁻3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो जो आप मोल पर लीटर ले रहे थे ना, तो लीटर की जगह आप ये पुट करना, तो ये बन जाएगा मोल मीटर माइनस क्यूब 10⁻3। तो वो नीचे ही आ जा रहा है 1000, ऊपर से नहीं कर रहे हो आप मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो जिसका नहीं हुआ घर से कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग डालो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। कौन सा ये अपना फिफ्थ था ना, हाँ मोलर इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी डालो। इसको हम ऐसे दिखाते हैं। वेरी गुड गिरजा, जिसका भी हो गया बहुत बढ़िया बेटा। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी डालो हेडिंग। मैम ये क्या होता है, मोलर कनेक्टिविटी में 1 मोल की बात करूंगी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी में 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूंगी। और ये किस में आता है, नॉर्मेलिटी में आता है। याद करो नॉर्मेलिटी क्या होता था हमारे पास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यही होता था। यस मैम। ठीक है, और एक तुम्हें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिश्ता पता था क्या? कोई मुझे बताएगा? बताओ। मैम नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। वेरी गुड, क्या बात है, याद है मेरे बेटा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इसमें सोल्ट ही होने वाला है। सोल्ट के केस में n फैक्टर मैंने बताया था, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज देख लो या नेगेटिव चार्ज देख लो। तो अगर मान लो AlCl3 प्लस है, या मान लो तुम्हारे पास है बेरियम सल्फेट है या एल्यूमिनियम सल्फेट है, क्या तुम इसका n फैक्टर निकाल लोगे? इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा और इसमें 6 आ जाएगा। मैम ये क्या बता रहे हो, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आपको सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट आपका सोल्ट होगा तो सोल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो या टोटल नेगेटिव चार्ज। ऋषभ ठीक है क्या?
अंकिता बेटा ठीक है, अर्जुन, अक्षय, ऋषभ, शिव, ऋषभ क्लास जी मैम। क्या? चलो, तो यानी कि बेटा यहाँ पे इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या होगी अब? कापा इंटू 1000/नॉर्मेलिटी होगी मेरा बेटा। और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? साइमन, साइमन बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट। वहां पे क्या था? वहां पे क्या था? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल था, ये देखो। ठीक है, और अगर मान लो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी तुम्हारी मीटर में है तो क्या हो जाएगा? कापा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू नॉर्मेलिटी। क्लियर है? यस मैम। यस पक्का? मैम। यस मैम। रट्टा तो नहीं मारा? नो नो। मैम। नो मैम। वेरी गुड। यानी कि मैंने बहुत सारे फॉर्मूले करा दिए आज की क्लास में, अब क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलो, तुम्हारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पे आ चुका है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे 25 के 25 बच्चे करने की। अभी अपने पास बेटा 10 से 15 मिनट है, तो हम मजे से क्वेश्चन करते हैं। 1 2 3 4, और एक रिलेशन बताना है मेरे को। जल्दी से करो, 4 क्वेश्चन है। सेल कांस्टेंट क्या निकाला तुम लोगों ने? जल्दी बताओ मेरे को। 0.005। 0.05 या 0.5? 0.005। 0.005। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया था क्या? यस मैम। नो मैम। बस कर दिया वही गड़बड़। निकालो दोबारा। मतलब ऐसे बोलते मैम 0.05। अरे बाबा, मीटर को सेंटीमीटर में कौन चेंज करेगा भाई, है ना? तो डेसीमोलर का मतलब मुझे शिवा बताओ क्या होता है डेसीमोलर का मतलब बेटा? मैम 2 मोल। डेसीमोलर 1/10। मैंने पहले मैम 1/10 मोल। मैंने पहले लेक्चर में बताया था। 1/10 मोल बेटा, 1/10 मोलर। मैम वो सेल कांस्टेंट 0.5 आया। हाँ, तो आपको क्या निकालना था बेटा? सेल कांस्टेंट निकालना, दैट इज जी स्टार निकालना, L/A। लेंथ कितना दिया हुआ? 0.02 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 2 आ जाएगा। आपको एरिया दे रखा है क्योंकि बेटा कैंसिल आउट भी तो करनी है ना यूनिट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ए हो गया। कंडक्टेंस क्या होता है? 1/R। रेजिस्टेंस कितना है मेरा बेटा? 1/40। इसको सोल्व कर लेना। कनेक्टिविटी क्या होता है? 0.025। कनेक्टिविटी यही होता है यस मैम। सर, मैम। यही होता है। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? 1/R, तो 1/40 आ चुका है कंडक्टेंस, और सेल कांस्टेंट आ चुका है 0.5। इसको आप सोल्व कर देना, ये आ जाएगा कितना? 1/80। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना मेरे बेटा। एक बार क्वेश्चन आया था, यूनिट्स को ही मैच कराना था तुम्हें। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे चलो। चलो, ये जेई मेन 2023 में आया था, इसको सोल्व करो।
तुम्हें अच्छी लग रही है केमिस्ट्री? मुझे अपना रियल अपना बताना, ओपिनियन देना। मुश्किल लग रही है क्या? 11 से तो इजी है ना? यस मैम। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको 11 से मुश्किल लग रही है केमिस्ट्री? अब नो ऐसे मत मैम, बोला, मैं 11th का मुश्किल था, 12वीं का तो बहुत इजी है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा भी है क्या कोई मुझे ये बोले मैम 11 तो हमने पढ़ी ही नहीं, तो हम कैसे बताएं इजी थी या डिफिकल्ट? ऐसा भी है क्या कुछ? भावना है बेटा यहाँ पे? भावना, क्लियर हो रहा है? रानी कितने दम जब दोगी? आ गया क्या? जल्दी से हैंड रेस करो भाई, क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? हैंड रेस करो फटाक से। आप यूनिट देख लेना, मोलर कंडक्टिविटी की सेंटर में है तो सेंटर बोल रहे हो, देख लो दिमाग देख रहे हो तुम्हारी मैम का, सेंटर में नहीं सेंटीमीटर में। तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, अगर मीटर में है तो 1000 से नीचे डिवाइड कर देना, ठीक है? सेंटर। ओके, क्या आंसर आया? कौन बताने वाला है? 25 into 10 raised to the power 4. वेरी गुड। तुम लोगों के लिए क्लैपिंग कर दूं क्या? लो राजी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का तमनप्रीत मेरे को फॉर्मूला बता बेटा। मैम kappa into 1000 by molarity. वेरी गुड। क्या कापा दिया हुआ है क्या? मैम रेजिस्टिविटी दी है। कापा नहीं दिया है, तो कापा क्या हो जाएगा तुम्हारा? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। वेरी गुड। तो 1/ρ इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, सारी वैल्यू तुम्हारे पास है। 1/5 इंटू, मैं कहूंगी यूनिट साथ ही लेके चलना है तो ले लो। 1000 बाय मोलैरिटी आपको दिया हुआ है 0.8, तो इसको जब तुम सोल्व करोगे तो ये आएगा 2.25 इंटू 10⁴। तो जेई में आपको यहाँ, मतलब आप तो नीट के हो, तो यहाँ पे 25 पुट करना था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 10⁴ दिया हुआ है। अब मैम आपने जेई का क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है ये जेई के मेन के सवाल वो मैं करवाऊंगी जो नीट में आ सकते हैं, ठीक है? तो ये इसका क्या हो जाएगा मेरा बेटा आंसर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला कह रही थी मैं, यहाँ पे तुम्हें सेल कांस्टेंट का ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, अगर वहां नहीं आया तो पढ़ना एक बार क्वेश्चन को। कल ये खत्म हो जाएगा कंडक्टेंस वाला पार्ट, इसके मैं क्वेश्चन करा दूंगी तुम्हें बहुत सारे नीट जेई के, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। कल नहीं परसों। हो रहा है? ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? बता तो दो जानवी। मैम आप तो मैम क्वेश्चन समझा दो एक बार। मैम क्वेश्चन समझ आ गया, फॉर्मूला नहीं आया कौन सा लगाए। और बताओ, किसी और को आया है तो मुझे बताओ। तो पूरी क्लास में एक भी बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया। कंडक्टिविटी निकालनी। नहीं, मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। मोलर कंडक्टिविटी के लिए कंडक्टिविटी तो चाहिए होगी हमको उसकी 0.5 m की। वेरी गुड, वही निकालना पड़ेगा। नहीं, कंडक्टिविटी तो दी हुई है ना ये। चलो आओ मैं हमको 0.5 m की दी है ना, हमको 0.5 m का पूछा कि मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो, तो 0.5 m की चाहिए होगी ना हमको कंडक्टिविटी। 0.5, रुको मैं बता दूं।
देखो क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ, देखो आपको जो जो दिया हुआ वो लिख लो, पहले यहाँ तक देखो, फुल स्टॉप पे रुक जाना। रेजिस्टेंस ऑफ ए 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। तो मेरा केस 1 क्या है कि इसमें मेरे को कंसंट्रेशन दी हुई है इलेक्ट्रोलाइट की और रेजिस्टेंस क्या है 50 ओम। कापा क्या दिया हुआ है इसी सॉल्यूशन का बेटा 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन जो उसका रेजिस्टेंस है वो कितना चेंज हो गया बेटा 280 ओम, और कंसंट्रेशन भी कितना हो गया 0.5 मोलर। देख रहे हो, आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है इस सॉल्यूशन के लिए जिसकी कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है मैम आगे समझ। मैम आ गया। तो अब सबसे पहले आपको सेल कांस्टेंट निकालना है, ना कि कप्पा, क्योंकि सेल कांस्टेंट मैंने कहा था सेम है ना, देखो ना बोल रहा है ना वो सेम सेल के ऊपर काम हो रहा है तो उसके लिए सेल कांस्टेंट सेम होगा। तो पहले आप यहाँ से आप सेल कांस्टेंट निकाल के आइए कहीं से। काप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा काप्पा इंटू आर इंटू जी स्टार। तो 1.4 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो मीटर इनवर्स में आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा ये 70। यस मैम। ठीक है, चलो इतना काम हो गया। एक काम हो गया क्या, मैंने L बाय A निकाल लिया। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है काप्पा बाय मोलैरिटी, बट यहाँ पे देखो इधर आओ, आपको मीटर में निकालना है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर लेना। ठीक है, जब मीटर में निकालना हो तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई करूंगी 1000 से, यस मैम। यस मैम। है ना। ओके, क्या तुम्हारे पास काप्पा है, अब निकालना है मोनिका काप्पा, नहीं है, कहाँ है काप्पा, वो तो इस सॉल्यूशन का था। काप्पा कैसे निकालोगे, जी इंटू जी स्टार। तुम्हारे पास कंडक्टेंस नहीं है बट रेजिस्टेंस है, जी स्टार अपन ऑलरेडी निकाले, तो काप्पा यहाँ से निकल जाएगा। मोलैरिटी तुम्हारे पास 0.5 मोलर है, क्या यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। यस मैम। यस मैम। हो जाएगा मैम। यही तो था। अब क्या करोगे, घर पे ट्राई करना, इसका आंसर मुझे बताना। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये पूछा था, ये भी तुम्हारा होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम है, वैसा ही तुम्हें करना है। पहले सेल कांस्टेंट निकालना। अब तुम्हें समझ में आ रहा है सेल कांस्टेंट का वैल्यू, कि आप क्या कर रहे हो, आपका कापा चेंज हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, बट जो सेल कांस्टेंट है गिवन सेल के लिए वो क्या हो रहा है चेंज। अब एक बार बताओ, दो बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पहले गिरजा आई फिर अपेक्षा आई। गिरजा ने वो एक्सपेरिमेंट किया, उसका रेजिस्टेंस 0.2 आ रहा होगा, सॉरी 50 आ रहा होगा जब कंसंट्रेशन 0.2 थी। अपेक्षा का कंसंट्रेशन 0.5 मोलर था तो उसका रेजिस्टेंस 280 आ रहा था, लेकिन सेल कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी। ये तो है नहीं उसने इलेक्ट्रोड को इधर घुमा दिया उधर घुमा दिया, वो तो फिक्स ही रहेगा, उसका लेंथ और एरिया भी सेम रहेगा। तो L बाय A फॉर अ गिवन सेल इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कर लेना। एक बार ये आ जाओ, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में रिश्ता तुम जान लो बेटा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मैंने तुम्हें क्या बताया, काप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। यस मैम। यस मैम। और मेरे बच्चों को पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब तुम मुझे ये बताओ, ये मोलर कंडक्टिविटी है। यस मैम। तो बस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर, खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बस आज इतना ही करना। डीपीपी आज की शायद आज की नहीं मिलेगी क्योंकि आज के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है, तो कल वाला टॉपिक कंप्लीट करके तुम्हें डीपीपी मिलेगी। ठीक है, 15 क्वेश्चन की। ओके, बस इतना ही आज करते हैं और फटाफट से समराइज करते हैं। लेट्स रेज योर हैंड कि कौन बंदा मुझे जो है, कौन बच्चा मुझे बताएगा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। मैं ये देखना चाहती हूँ कितने बच्चे हैंड रेज करते हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला की हम लिस्टिंग कर देते हैं कि आज कितने फॉर्मूले पढ़े हमने। ओके, शिव मेरे को बेटा पहला फॉर्मूला बता जो तेरे को याद आ रहा है। मैम साइज इज इक्वल टू 1 बाय हाइड्रोडेटिकल। क्या मैम बेटा? वो साइज के लिए 1 बाय हाइड्रोडेटिकल। रेडिकल कौन सा वाला बता रहे हो, कंडक्टेंस वाला बता रहे हो?
ना मैम वो साइज के लिए जो आयन के साइज के लिए था अच्छा हमें जो निकाला। हाँ। फॉर्मूले बताओ, फॉर्मूले समझिए, मैं साइज ऑफ आयन वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अपने फॉर्मूले मैम कौन से पढ़े हैं? हाँ मैम G इज इक्वल टू 1/r। वेरी गुड। और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम इनवर्स। वेरी गुड, या तुम साइमन भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मुझे रानी बताएगी फॉर्मूला। रानी। मैम 1/, अगर तुम ऑफलाइन क्लास में होते ना, तुम्हारे आज खैर नहीं थी। हाँ बोलो। 1/L 1/L माइनस 1/R। लगाऊं, पिटाई कर दूंगी आज मैं, है? क्या बताया था मैंने? ये नहीं लिखवाया था एक फॉर्मूला? R into L/A बताया था। और 1/ρ ये क्या था? Yes, sir. कंडक्टेंस, और ये था सेल कांस्टेंट। into कापा G क्या था? 1/रेजिस्टिविटी। 1/ρ। कापा का एक फॉर्मूला बताया था। और क्या बताया? जानवी मेरे को मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बता बेटा। जब साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में होगी तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी। मैम K into 1000 by molarity। के नहीं, कापा। कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। और अगर मान लो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रही हूँ मैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में, तो क्या होगा? कापा into 1000 by नॉर्मल। नॉर्मेलिटी। वेरी गुड। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी में क्या मतलब रिलेशन बताया अभी मैंने तुम्हें? लैम्डा अपॉन n फैक्टर। मोलर कंडक्टिविटी ओवर n फैक्टोरियल, n फैक्टर। ठीक है, तो ये हमने किया। इसके अलावा कुछ कंसेप्चुअल चीजें भी हमने सीखी, लाइक की कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, अब कल हम क्या देखेंगे कि अगर मान लो आपके पास जो सोल्यूशन है अगर आप उसमें पानी ऐड कर दो, तो पानी ऐड करने से कापा का क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, है ना। डी बाय हक्कल रूल पढ़ेंगे और कोलार्ज लॉ पढ़ के हम इसको सम अप करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, तो डीपीपी आपका मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और आज ही आपको रिवाइज करना है, ये 2 क्वेश्चन जरूर कर लेना, मतलब एक तो इसको सोल्व कर लेना और एक ये वाला क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, ओके मैम।